हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ अध्याय 6 है ना, सोशल साइंस का अध्याय 6 क्लास 9th। ओके, क्लास 9th के सोशल साइंस का चैप्टर 6 लाया हूँ, जनसंख्या। देखिए, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। सो मैं एक बार रिवीजन बना लूँ। पढ़ने के लिए आप लोग भी खुद से पढ़ सकते हैं, है ना, खुद से रीड कर सकते हैं। क्या होता है कि सुनने के बाद ज़्यादा याद होता है और खुद से पढ़ने से ना कम याद होता है। इसीलिए मैं आपको जो समझाऊंगा, यहाँ पे जो बताऊंगा, आप उसको सही से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सुनने के बाद आपको याद रहेगा, कहानी की तरह समझेंगे। ठीक है, तब क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपको आराम से याद आ जाएगा। सो अगर चैनल में नहीं होता तो चलो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास समय बहुत ही कम समय है, इसीलिए जल्दी जल्दी सुन के समझिए और याद कीजिए फटाफट। चलिए, यहाँ पे लिखा है जनगणना एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधारित गणना जनगणना कहलाती है ना। एक निश्चित समय अंतराल में मतलब कि एक निश्चित समय के बाद, जैसे कि मान लो अभी 2005 अभी 2000 कितना है, 25 है। फिर से यहाँ देखो, अभी 2025 है। अब जनगणना अगर हमको करना है तो 2000 हम लोग कर सकते हैं 5 से, ठीक है, या 10 से। 2005 से लेके 2025 तक का जो जनगणना हम कर रहे हैं, 2005 से लेके 2025 मतलब 20 साल का हम लोग जनगणना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या का तुलना कर रहे हैं कि उस समय क्या था और अभी क्या जनसंख्या है। समझ में आ गया? तो एक समय के अंतराल, अब ये नहीं कि आज हम 2025 में जनगणना कर लिए हैं और 2026 में करेंगे, नहीं। एक समय अंतराल मतलब एक निश्चित समय, या 10 साल, 20 साल, 50 साल में हम लोग जनगणना करते हैं, आंकड़ा करते हैं। ठीक है, ये होता है जनगणना कराना। समझ में आ गया? भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। कब की गई थी? 1872 में सबसे पहले जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। 1881 में एक बार संपूर्ण जनगणना की जा सकी, है ना। और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। उसी समय से जो जनगणना स्टार्ट हुआ है, हर 10 साल बाद 10 साल बाद 10 साल बाद 10 साल बाद क्या हो रहा है, जनगणना हो रहा है। समझ में आ गया? और 2021 में कोविड-19 के कारण, 2021 में जब कोविड-19 आ गया, उसके कारण जनगणना ये कारण नहीं हो पाया था, ये नहीं हो पाया था। समझ में आ गया? तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका फंसेंगे, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। भारत की लगभग आधी आबादी 5 राज्यों में निवास करती है। आधी आबादी कहाँ पे निवास करती है? 5 राज्यों में। तो भारत की जो आधी आबादी 5 राज्यों में निवास करती है, तो वो कौन सा है? पहला जो है उत्तर प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र में, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहाँ में बहुत ही अधिक जनसंख्या पाई जाती है, बहुत ही लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक आबादी यहाँ पे होते हैं। इतना समझ गया कि फिर से देखो, भारत में लगभग आधी आबादी कहाँ है? इन 5 राज्यों में निवास करती है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार आप ये देखिए कि भारत की कुल जनसंख्या जो थे वो 121 करोड़। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, है ना। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम था। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। देश की साक्षरता 74.08% था उस समय। पूरे देश की जो साक्षरता था, उन्हें पढ़ने जो पढ़ रहे थे लोग, तो 74.08% लोग पढ़ रहे थे 2011 की तुलना के अनुसार, जनगणना के अनुसार। फिर देखिए, पुरुष की अगर बात करें तो 82.14% पुरुष क्या करते थे? पढ़ाई करते थे। महिला की बात करें तो 65% उस समय महिला पढ़ाई करती थी 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में लिंग अनुपात की बात किया जाए तो 943 लिंग अनुपात। समझते हो लिंग अनुपात? ये जैसे कि एक औरत हो गया, पुरुष हो गया, ठीक है। तो औरत पुरुष में से लिंग अनुपात की जो एक रेट था वो 943 था। ये याद रखना, भारत में अगर लिंग अनुपात की बात किया जाए तो वो 943। ठीक है। अब सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य उस समय केरल था। 93.9% लोग यहाँ पे क्या करते थे? केरल में साक्षरता मतलब पढ़ाई करते थे उस समय। सबसे कम उस समय की तुलना में सबसे कम जो कि पढ़ाई लिखाई बिहार में लोग करते थे। ठीक है, समझ गया? आगे, जनगणना घनत्व क्या है ये भी समझिए। प्रति इकाई के क्षेत्रफल रहने वाले लोगों की संख्या को प्रति इकाई क्षेत्रफल में, है ना, एक इकाई क्षेत्रफल, एक इकाई प्रति इकाई मतलब एक इकाई, है ना, क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार में इसको माना गया है। जनसंख्या घनत्व क्या है? प्रति इकाई मतलब एक इकाई के प्रति। ठीक है, क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को
संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी विशेष समयांतराल में किसी देश में राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। मतलब कि अगर बात किया जाए 2011 में, यहाँ पर देखो 2011 में अगर बात करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 2011 में केरल में 93% लोग पढ़ाई करते थे, बिहार में 63% करते थे। अब 2025 के अगर अनुसार देखा जाए तो अभी की तुलना में 74% अभी बिहार में लोग क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। 74% पढ़ रहे हैं, यानी 26% नहीं पढ़ रहे हैं, काम काज में ध्यान दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, अब ये सोच सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही होता है जनसंख्या वृद्धि। यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या में वृद्धि हुआ, क्या वृद्धि हुआ, पढ़ाई लिखाई में वृद्धि हुआ। और बात अगर मनुष्य की बात किया जाए, व्यक्तियों की बात किया जाए, उस समय अगर व्यक्तियों की बात किया जाए तो उस समय की तुलना में अभी जनसंख्या बहुत ही अधिक है। ठीक है, उस समय अगर 500 लोग अगर थे एक गांव में, तो अब उसी एक गांव में की बात किया जाए तो 800-700 लोग आपको मिलेंगे। तो जनसंख्या में वृद्धि भी हुआ है। समझ में आ रहा है? आकर्षण और अभिकर्षण क्या है ये भी देखिए। आकर्षण ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास। अभिकर्षण क्या होता है? देखो, आकर्षण फिर समझो। आकर्षण होता है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करना, और अभिकर्षण होता है नगरों में रोजगार और बेहतर जीवन के अवसर, जिससे ग्रामीण जनसंख्या आकर्षित होता है। आकर्षण ग्रामीण से शहर क्षेत्र, जो गांव से शहर जाते हैं, है ना, गांव से जब जो शहर जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आकर्षण। अभिकर्षण नगरों में रोजगार। अभिकर्षण वो होता है जो नगरों में रोजगार और बेहतर जीवन का अवसर मिलता है, ठीक है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या आकर्षित होता है। जैसे कि मान लो दिल्ली है, हम दिल्ली क्यों आते हैं भाई? दिल्ली में बहुत चीज़ का विकास हो गया है, दिल्ली में बहुत चीज़ का सुविधा है, यहाँ से हम कमाते हैं, तो ये अभिकर्षण हुआ। समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं क्या है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। किशोर जनसंख्या की बात करें। किशोर जनसंख्या होता है भाई, जैसे कि लड़कियों में जो जैसे 14 साल 13 साल के बाद जो गुण दिखे जाते हैं, उसकी जनसंख्या यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग। यहाँ पे जनसंख्या, किशोर जनसंख्या कहाँ से दिखाया है? 10 से। किशोर जनसंख्या जो दिखाया है हमारा यहाँ पे 10 से 19 वर्ष के बच्चों पर, है ना। बच्चों ही कह दो एक तरीके से कि भाई उसमें बाल से किशोर अवस्था गया है, लेकिन एक नाबालिग से ही स्टार्ट हुआ है ना। तो 10 साल के बाद हमारा एक किशोर आना स्टार्ट हो जाता है हमारे शरीर में, है ना। हमारे शरीर में हमारा दाढ़ी मूंछ ये सब आना स्टार्ट होता है ना। साइड में बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब किशोर अवस्था के कारण होता है। तो अब देखो, भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। ये याद रखना, भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन किशोर जनसंख्या। प्रायः कुपोषण के शिकार होते हैं कौन? किशोर जनसंख्या। अब क्यों ऐसा कहा जाता है कि 10 साल के बाद ही हमारे देश में किशोरावस्था स्टार्ट हो जा रहा है। बच्चों में देख सकते हो ना, छोटे छोटे बच्चे मतलब अजीब सा हरकत करने लगते हैं, ऐसा लगता है वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ठीक है ना। यानी 10 साल 12 साल में ही ना उनके मन में एक ऐसा नेगेटिविटी आ जाता है, ऐसे ख्याल आ जाते हैं, है ना। कुछ बच्चे तो बचपन में शादी कर लेते हैं। बचपन में क्या, जैसे 13 साल 14 साल हुआ, भाई बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, प्रेम के चक्कर में पड़ के उसका क्या हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो लोग भाग के शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है, एक बहुत बुरा हो जाता है। किशोर अवस्था को कोई सही उपयोग करता है, कोई गलत उपयोग कर लेता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। अब यहाँ पे अगर शिक्षा की बात किया जाए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। किसे? राष्ट्रीय जनसंख्या 2000 के अनुसार। 2000 के बाद की बात किया जाए तो 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा हर जगह मिलेगा। हर जगह क्या भाई, सरकारी जगह में ही ना। अब हर जगह के मतलब क्या, ये गवर्नमेंट रूल है कि अभी 14 वर्ष से कम वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको सभी मतलब बिल्कुल सब चीज़ फ्री मिलेगा। ठीक है, सरकारी में। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 से कम करना। शिशु मृत्यु दर यानी कि 2000 जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर, जो शिशु जो बचपन में ही मतलब बच्चे मर जाते हैं ना, उनका ख्याल रखा जाए तो 1000 में से 30 से कम करना। 1000 में से 30 से कम। अगर शिशु दर अगर है बच्चों का,
तो उनमें से 30 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ लेंगे 9, है ना, 9 से 30 कम करेंगे तो 9 30 कम करेंगे 970 हो जाएगा आपका। समझ में आ गया, शिशु दर इसके कम करना है। उसके बाद फिर देखो, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। और फिर आगे यहाँ पर और एक चीज़ है, टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को बचाना। यहाँ पे क्या बताया गया, टीकारोधी बच्चों के बचाना। 2000 के तुलना 2000 के अनुसार, मतलब 2000 ईस्वी के बाद ये सब बात हुआ, बीमारियों से बच्चों को बचाना, ये बात आया। तीसरा, लड़कियों की जो शादी है वो कम उम्र में नहीं होना, उम्र बढ़ाना। जैसे कि अगर लड़कियों की शादी 14 वर्ष में हो रहा है, 15 वर्ष में, 16 वर्ष में हो रहा है, तो ये आंकड़ा उसका बढ़ना चाहिए। वो कब हो जाना चाहिए, 20 पार, है ना, 20 पार, 20 के बाद, मतलब 20 साल के बाद लड़कियों की शादी हो, ठीक है। और लड़कों की शादी तो भाई 25, 26, 27 में लोग अधिकतर यहाँ पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो लड़कियों का भी शादी और लड़कों की शादी थोड़ा लेट हो, पहले लाइफ में कुछ कर ले वो। परिवार नियोजन की जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना, जो परिवार बने उनका एक नियम बने, ठीक है, सही से। अब यहाँ पे एक ये भी दिया है, जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। तो यहाँ पे 3 बात दिया है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। देखो, जन्म दर क्या, 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म कहते हैं। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का, मतलब कि 1000 व्यक्तियों में से जितने जीवित बच्चे, कुछ बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होता है मर जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो, जीवित बच्चों, मरे हुए बच्चे को हम लोग नहीं लेंगे, है ना, मृत बच्चे को नहीं लेंगे। जो जीवित बच्चे होते हैं उनके दर को हम लोग जन्म दर कहते हैं। क्या कहते हैं, उनके दर को जन्म दर कहते हैं। यानी 1000 व्यक्तियों में कितने के बच्चे जीवित रहे, मतलब जिस 1000 लोगों का, यानी कि 1000 लोगों के बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से कितने बच्चे जीवित हो रहे हैं, उनके बच्चों को ही जन्म दर में लिया जाएगा। और मृत्यु दर में जिनके बच्चे 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में से मरने वाले संख्या, जो बच्चे जिसके मर जाते हैं, तो उसका बच्चे को मृत्यु दर में ले लिया जाएगा। और प्रवास की बात किया जाए, लोगों का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में चले जाने का प्रवास कहते हैं। जैसे कि हम अभी रह रहे हैं, क्या कहते हैं, गांव में किसी जगह रह, जैसे कि हम इस गांव में रह रहे हैं, ठीक है, इस गांव में हम सुविधा अच्छा नहीं हो रहा है, हमको दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ से जैसे कि आदमी बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गया, तो ये अपना जगह, यहाँ इसके पास इतना ही जगह, ठीक है, इतना जगह में, पहले इतना जगह में इतना ही लोग था, ठीक है, अब इतना जगह में इतना लोग आ गया, फिर इसमें बढ़ेगा, तो यहाँ से कुछ लोग क्या होंगे, कुछ दूसरे जगह क्या ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वहाँ रहने लगेंगे। तो ये जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहे हैं रहने के लिए, इसी को क्या कहेंगे, प्रवास कहेंगे, ठीक है। अब देखो, प्रवास भी 2 प्रकार के यहाँ दिखाया गया। आंतरिक प्रवास, देश के अंदर लोगों का प्रवास, जो देश के अंदर रहेगा उसे आंतरिक प्रवास कहेंगे। जो देश के, अब दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जो देशों के बीच लोगों का प्रवास होता है। तो देखो, एक तरीके से मान लो कि ये ऐसा जगह है कि जो ये सोच लेते हैं कि भाई हमको अदर कंट्री में भी रहना है, तो वो उस तुलना में आ जाता है, प्रवास वहाँ भी कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बता दिया, आप लोग फटाफट समझ लिए होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट, ओके, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। क्वेश्चन टाइम बहुत ही कम है, जल्दी प्रिपेयर करो स्टूडेंट्स। आज यहाँ तक रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय स्टूडेंट्स, बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।